आज हम मिडल ईस्ट में जो तेजी से हालात बिगड़े हैं उस पर बात कर रहे हैं, खासकर ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच। हमारे पास 22 जून 2025 के आसपास जो अहम घटनाएं हुई उनकी कुछ जानकारी है। कोशिश रहेगी कि ये सब कैसे हुआ, इसका क्रम समझें और इसका तुरंत क्या असर हुआ वो देखें। चलिए इस हालिया तनाव को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि स्थिति कितनी नाजुक है। इसमें जो देश शामिल हैं वो ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत अहमियत रखते हैं। ये सिर्फ कोई लोकल झगड़ा नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि जैसा आपने कहा, ये सिर्फ इन 3 देशों तक ही सीमित नहीं रहा है अब। तो शुरुआत करते हैं अमेरिकी हमले से। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नाम दिया गया था इसे। 22 जून की बात है ये। हाँ। और निशाने पर थे ईरान के 3 मुख्य न्यूक्लियर ठिकाने, फुडो, नातांस और इस्फहान। B-2 बॉम्बर्स, टोमाहॉक मिसाइलें और यहाँ तक कि बंकर बस्टर बम भी इस्तेमाल हुए। हाँ, परमाणु ठिकानों को निशाना बनाना ये अपने आप में बहुत गंभीर बात है। बिल्कुल, ये तो मतलब सीधे सीधे तनाव को बहुत बढ़ाने वाला कदम लगता है ना। बिल्कुल। और फिर बंकर बस्टर जैसे हथियार, जो मतलब जमीन में बहुत गहरे टारगेट्स को मारने के लिए होते हैं, उनका इस्तेमाल साफ दिखाता है कि अमेरिका इन फैसिलिटीज को पूरी तरह तबाह करना चाहता था। ये एक बहुत बड़ा मिलिट्री सिग्नल था। और ईरान ने भी फौरन जवाब दिया फिर। हाँ, बिल्कुल तुरंत। हमले के तुरंत बाद इजराइल पर 27 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। हाँ, 27 मिसाइलें। इससे सेंट्रल इजराइल में काफी नुकसान हुआ, कई लोग घायल भी हुए। और ये भी याद रखना होगा कि सिर्फ 9 दिन पहले 13 जून को ईरान ने 150 से ज्यादा मिसाइलें और 100 से ज्यादा ड्रोन दागे थे। हाँ, वो भी था। तो ये एक पैटर्न सा बन रहा था। तो क्या ये सिर्फ एक रिएक्शन था या कोई सोची समझी चाल थी? देखिए, ये सिर्फ रिएक्शन से ज्यादा लगता है। बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करना और सीधे इजराइल के आबादी वाले इलाकों को निशाना बनाना, ये दिखाता है कि ईरान भी मतलब अपनी ताकत दिखाने और चोट पहुंचाने से पीछे नहीं हट रहा है। ये पैटर्न एक ज्यादा खतरनाक फेज की तरफ इशारा कर रहा था, जहां सिविलियन इलाके भी सेफ नहीं रह गए थे। अच्छा, इस ईरानी हमले के बाद फिर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर भी कुछ किया? हाँ, जॉइंट रिस्पॉन्स था एक तरह से। इजराइल ने तो ईरान की मिसाइल लॉन्च साइट्स और रडार सिस्टम पर हमला किया। ओके। और उधर अमेरिका ने क्या किया कि रेड सी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो बहुत जरूरी समुद्री रास्ते हैं, वहां अपनी नेवी की मौजूदगी बढ़ा दी। अच्छा। और अपने जो कमर्शियल जहाज हैं, उनके लिए इन इलाकों को हाई रिस्क जोन घोषित कर दिया। ओ, ये तो फिर सीधा सीधा ग्लोबल ट्रेड पे असर डालेगा। हाँ, बिल्कुल। इसका असर बहुत गहरा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और रेड सी ये दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग रूट्स में से हैं, खासकर तेल के लिए। यहाँ नेवल एक्टिविटी बढ़ना या हाई रिस्क घोषित होने का मतलब है जहाज़ों का इंश्योरेंस महंगा होना, सप्लाई चेन में दिक्कत है। और तेल की कीमतें बढ़ना। हाँ, सीधे सीधे तेल की कीमतों में उछाल। अगर हम इसे बड़े पिक्चर में देखें तो यह ग्लोबल इकोनॉमी के लिए चिंता की बात है। दुनिया भर से भी तो रिएक्शन आए होंगे इस पर। बिल्कुल। यूएन ने तो फॉरेन इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। फ्रांस, जर्मनी, यूके, इन देशों ने कहा कि भाई शांति रखो, संयम बरतो। लेकिन चीन और रूस? हाँ, दूसरी तरफ चीन और रूस ने अमेरिकी हमलों की निंदा की। तो मतलब इंटरनेशनल लेवल पर भी राय बटी हुई है। तो अभी क्या स्थिति है? मतलब अभी क्या चल रहा है? देखिए, अभी स्थिति यह है कि तनाव बहुत ज्यादा है, एकदम चरम पर। राहत की बात बस इतनी है कि अभी तक ये लड़ाई हवाई हमलों और मिसाइलों तक ही सीमित है। कोई बड़ी जमीनी लड़ाई शुरू नहीं हुई है। अच्छा। लेकिन हाँ, तेल बाजार पर असर दिखने लगा है और इकोनॉमी को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये टकराव यहीं रुक जाएगा या और भड़केगा? तो कुल मिलाकर अमेरिकी हमला, फिर ईरानी जवाबी कार्रवाई, फिर अमेरिका इजराइल का जॉइंट एक्शन और दुनिया भर की चिंताएं। फिलहाल स्थिति बहुत टेंशन वाली है, लेकिन अभी भी एक दायरे में है। तो इसका मतलब क्या निकालें? ऐसा लगता है कि बस एक चिंगारी और बड़ा धमाका हो सकता है। सही कहा। इसके असर इन 3 देशों से कहीं ज्यादा गहरे और दूर तक जाने वाले हैं। ये पूरे मिडिल ईस्ट और ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए बहुत खतरनाक सिचुएशन है। अब सवाल यह है कि क्या डिप्लोमेसी, मतलब बातचीत के लिए कोई रास्ता बचा है, या ये जो लिमिटेड लड़ाई चल रही है ये एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? कौन से फैक्टर्स इसे तय करेंगे, ये देखना होगा। और सोचने वाली बात यह भी है कि इस माहौल में बातचीत की गुंजाइश कितनी बची है असल में।